भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने रक्षा बजट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत आयात करने वाला देश नहीं रहा बल्कि रक्षा और अन्य क्षेत्रों में निर्यातक बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कच्चे माल, श्रमिकों और उद्योगों को ध्यान में रखते हुए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने के प्रयास किए गए हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि छोटे छोटे शहरों में उद्योग विकसित हो, इसके लिए सरकार विशेष योजनाओं पर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी दूर होगी। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने अधिक से अधिक बजट का प्रावधान किया है और 2014 से पहले और आज के भारत में दिन रात का अंतर है। उन्होंने कहा कि इस बजट से गांव में सड़कों का जाल बिछेगा और ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। फसल बीमा योजना सहित अन्य बीमा योजनाएं मोदी सरकार की देन है। मजदूरों के लिए विकसित भारत रोजगार योजना में भी पर्याप्त बजट रखा गया है। मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, जिससे मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। भाजपा विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने विशेष रूप से पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए कार्य किया है। अनेक योजनाओं के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कोई परंपरागत बजट नहीं है, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बजट किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि योजनाओं के माध्यम से पूरे देश के लिए होता है। इसे कांग्रेस नेताओं को समझना चाहिए। चंदन के पेड़ लगाने से किसानों को लाभ मिलेगा और बायो फार्मा शक्ति योजना का लाभ प्रदेश सरकार भी उठा सकती है। उन्होंने बताया कि रेल नेटवर्क के लिए 1129 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, लेकिन प्रदेश सरकार केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही। पिछले 3 वर्षों में हिमाचल सरकार ने रेल नेटवर्क के लिए 1 रुपए का भी योगदान नहीं दिया। एम्स की मांग पर केंद्र सरकार ने हिमाचल को एम्स दिया। ऐसे में प्रदेश सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को उसका हक दिया है। कई योजनाओं में राज्य को केवल 10% योगदान देना होता है, जबकि 90% राशि केंद्र सरकार देती है। आरडीसी व्यवस्था के तहत जिन राज्यों ने सही उपयोग किया उन्हें लाभ मिला। उन्होंने कहा कि हिमाचल जड़ी बूटियों और खनिज संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन इसके लिए ठोस रणनीति बनानी होगी और फिजूल खर्ची पर रोक लगानी चाहिए। किसने कहा है आप आलीशान ऑफिस बना लो? हम अपनी चादर के अनुसार पैर पसारे हैं। अगर ऐसा सरकारें करती तो आर्थिक स्थिति और सुधरी होती। रणधीर जी, आप बोल रहे हो ना 16 फाइनेंस कमीशन की बात। 16 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बिजली बोर्ड, तो उससे क्या हिमाचल के लोगों को लाभ होगा, हिमाचल को फायदा होगा? दूसरा, आपने बोला कि हम मैन्युफैक्चरिंग और उस पे जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपका बजट कम हो गया इस बार सेंटर का, 85,000 करोड़ से 73,000 करोड़ आया, तो उसके बिना आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगी? देखिए, जो रिसर्च वाला पॉइंट है, पहले 85,000 करोड़ बजट था, रिसर्च हो चुकी है। अब उस रिसर्च का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग में करना है, इसलिए थोड़ा बजट उधर से काट कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बजट को बढ़ावा दिया है। बिजली बोर्ड मैं उसमें स्टडी करके सर, कर्जा भी बड़ा इस बार केंद्र सरकार उठा रही है। कुल 24% जो है, जो बजट 53 लाख करोड़ का है, उसको पूरा करने के लिए 24% मार्केट से सरकार उठाने वाली है। विपक्ष सर इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। जब विपक्ष की सरकारें थी तो इससे भी ज्यादा उठाया जाता था, और उनकी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इन 3 सालों में ही 40,000 करोड़ का कर्जा लेकर हिमाचल में कर्जे को 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया है। जो शीशे के महलों में रहते हैं उनको दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। रणधीर जी, आपने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मिसमैनेजमेंट बड़े स्केल पर हुआ है, तो ऐसे में आप बता पाएंगे कि हिमाचल में इसका दुरुपयोग कैसे हुआ है? और दूसरी बात, आपने कहा कि भाजपा शासित राज्य भी ऐसे हैं जहां ये ग्रांट बंद कर दी गई है, तो ऐसे में क्या उन राज्यों में भी इस पैसे का मिसमैनेजमेंट हुआ है? ऐसा नहीं है, हिमाचल ही रो रहा है। बाकी राज्यों ने सही उपयोग किया, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। इस राज्य में गड़बड़ी हुई, सरकार अपने आप कुछ कर नहीं रही है, सरकार की मिसमैनेजमेंट है, फिजूल खर्ची है, करप्शन है, इसलिए रो रही है। इस्तेमाल कहाँ हुआ? आपको क्या लगता है मिसमैनेजमेंट कहाँ हुआ है? थोड़ा तथ्यपूर्ण तरीके से बताएं ना। अनेक तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ है। अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए, लुभावने वादों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है।
जबकि जो गारंटियां, जो वायदे जनता से किए जाते हैं, उसको प्रदेश को अपने आय के साधनों से पूरा करना होता है। अगर हमारी सरकार है, हमने कोई वादा किया है, तो हमारा फर्ज है कि हम सरकार में आकर अपने आय के स्रोत बढ़ाकर उस घोषणा को पूरा करें, ना कि लोगों पर टैक्स लगाकर या जो केंद्र से ग्रांट मिली उससे पूरा करेंगे तो फिर प्रदेश के ही हम। बीजेपी सांसदों पर भी सवाल उठ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि वो रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो मजबूत करें। उन्होंने भी पैरवी नहीं की केंद्र सरकार के सामने। अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लाने का एक पुराना रिवाज है। ये मंत्री लोग प्रदेश में सरकार चलाने में तो नाकाम है, अफसरों पर तो लगाम नहीं लगा पा रहे, अफसर तो इनके आदेश मानते नहीं है, बातें नसीहतें हमारे सांसदों को देते। इसलिए मैं इन्हें कहना चाहता हूं, दूसरों पर आरोप लगाना आसान है, पर जब एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं, तीन अपनी तरफ होती है। आप क्या क्या करते रहे, आपने क्या क्या किया है, सब जनता भी जानती है। समय से पर हम उजागर करते रहे, आगे भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा हिमाचल के हितों की पैरवी करते रहे हैं, करते रहेंगे और मजबूती के साथ करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। आपने कहा मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक मजबूती के लिए कोई कदम नहीं उठाए। मुख्यमंत्री तो आए दिन अपने भाषणों में, जनसभाओं में भी कह रहे हैं कि अस्पतालों में हम विश्व स्तरीय सुविधाएं देने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं 27 में हिमाचल समृद्ध होगा, 2032 में अमीर होगा। कहने के लिए थोड़ी कोई कीमत लगती है, ना कोई टैक्स है, जो मर्जी बोलते जाओ। उन्होंने तो कहा था 2027 में आत्मनिर्भर हिमाचल हो जाएगा, तो फिर अब काहे को रो रहे हो? हिमाचल तो आत्मनिर्भर हो गया। तो ये कहने की बातें हैं, धरातल पर क्या हो रहा है, असलियत क्या है, वो मेरे से ज्यादा आप भी जानते हैं। इन 3 सालों में जितनी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई है, जितनी फिजूल खर्ची हुई है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, वो आज से पहले हिमाचल में नहीं। थैंक यू सर। प्रभावी सिद्ध होगी, इसलिए इसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। छोटे छोटे शहरों में इंडस्ट्रियल हब बने, ताकि हर चीज का प्रोडक्ट हमारे देश में बन पाए। इस दृष्टि से इसे भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। केमिकल पार्क्स का निर्माण हो, उसके लिए भी इस बजट में योजना बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूती देने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने का प्रयास इस बजट में हुआ है। निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये मजबूती देने से जहां हमारी इकोनॉमी सुधरेगी, आर्थिकी तेजी से आगे बढ़ेगी, जहां हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान भी इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अहमियत देने से होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस देश में विकास का मसीहा बनी है। हमने देखा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 1998 की आदरणीय अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार हो, चाहे 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चली हुई सरकारें, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अधिक से अधिक बजट का प्रावधान हमारी सरकारों ने किया है, जिसके कारण पूरे देश में सड़क नेटवर्क, रेल नेटवर्क, जलमार्ग नेटवर्क पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा है। और अगर हम देखेंगे
तो इस कैपिटल आउटले के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के रूप में पूंजीगत व्यय, जिसको बजट की भाषा में कहा जाता है, 2014 से पहले उसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था होती थी। आज इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, विकास के कार्यों के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण रोड रेल नेटवर्क तो बढ़ेगा ही, जल मार्ग नए डेवलप होंगे, हवाई मार्ग नए डेवलप होंगे, इंस्टीट्यूट नए नए बनेंगे। इसलिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी हमारे बजट में एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा इससे गांव में भी सड़कों का नेटवर्क पहुंचेगा। आज भी जो गांव में सड़कें हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो हमारी ही अटल जी की सरकार ने शुरू की थी, आदरणीय मोदी जी ने उसको बढ़ावा दिया। आज उसका फेज 4 शुरू है, 250 से ऊपर वाली आबादी के गांव जुड़ रहे हैं। ऐसे योजनाओं से गांव में भी विकास को जो है वो गति मिलेगी और किसानों को उनकी आय बढ़े, उनकी आय दोगुना हो। ये प्रयास तो हमारी सरकार शुरू से करती आई है, चाहे बात फसल बीमा योजना की हो, चाहे बात न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का 1.5 गुना से ज्यादा करने की नियम की बात हो। ये हमारी मोदी सरकार ने ही किसानों को तोहफा दिया है। यही नहीं, देश के 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि हमारी ही सरकार ने शुरू की है, जिसको इस बजट में भी आगे बढ़ाने का काम हुआ है। बीज खादों पर लगातार सब्सिडी, और जहां पिछले बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए मोटे अनाज वाली फसलों में उनको बढ़ावा देने के लिए योजना दी गई थी, वहीं किसानों की दृष्टि से इस बजट में हाई वैल्यू क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिनकी कीमत ज्यादा है, नारियल है, काजू है, बादाम है, चंदन है, ऐसी फसलों को बढ़ावा देने की योजना बनाकर किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास भी इस बजट में हुआ है। मजदूरों के लिए हम सब देखते हैं, विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी राम जी योजना के अंतर्गत एक ऐतिहासिक बजट 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारे विरोधी मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, परंतु हमारी सरकार ने मनरेगा में अमेंडमेंट्स करके जहां मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिलता था उसको बढ़ाकर 125 दिन किया। जहां मनरेगा में 15 दिन बाद पेमेंट का प्रावधान था, वहां राम जी में 1 सप्ताह के बाद पेमेंट का प्रावधान